हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं प्रेम सिंह श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट टीबी द्वारा संचालित हमारे स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। पिछली वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से लेके जो उसका राजनीतिक इतिहास है उसके बारे में डिटेल से पढ़ा है। आज की वीडियो में हम इसकी सांस्कृतिक प्रगति के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है सांस्कृतिक प्रगति। मध्यकाल में जितने भी साम्राज्यों का निर्माण हुआ उनमें महान दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य एक महान साम्राज्य था। लगभग 2 शताब्दियों तक दक्षिणी भारत के अंदर विजयनगर साम्राज्य बहुत ही प्रभावशाली भूमिका के अंदर रहा और हिंदू शासकों के अधीन होने के कारण हिंदू धर्म और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र रहा। मध्यकाल में हिंदू धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान करने का जो श्रेय है वो विजयनगर साम्राज्य को ही दिया जाता है। मध्यकाल में पुनः से जो पुनरुत्थान हुआ हिंदू धर्म का, संस्कृति का, उसका सारा श्रेय विजयनगर साम्राज्य को है और ख़ास तौर पे हिंदू धर्म और संस्कृति का दक्षिण भारत के अंदर प्रचार प्रसार रहा और जो पुराने हमारे रीति रिवाज रिवायतें थी, जो हमारी संस्कृति थी, उसको न केवल अक्षुण्ण बनाए रखा बल्कि उसमें चहुँ और प्रगति भी विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुई। तो प्रभावशाली भूमिका में रहा है लगभग 2 शताब्दियों से भी ज़्यादा समय तक। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने साहित्य के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो है चरमोत्कर्ष तक ले गए इन सब कलाओं को। और ये जो सांस्कृतिक प्रगति हुई है, सांस्कृतिक प्रगति का उत्कृष्ट केंद्र हम कह सकते हैं विजयनगर को। जो राजधानी थी इनकी विजयनगर साम्राज्य की, उसका एक उत्कृष्ट केंद्र था सांस्कृतिक प्रगति का विजयनगर साम्राज्य के अंदर। और इस बात की पुष्टि भी होती है हमें तात्कालीन जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उनसे भी हमें पता चलता है, अभिलेख हमें जो मिले हैं। और ख़ास तौर पे जो विदेशी यात्री जिनकी पिछली वीडियो के अंदर हमने बार बार बात की है, इटली से हैं, चाहे पुर्तगाली के हैं या फारस के हैं, तो उन सब यात्रियों ने भी विजयनगर साम्राज्य की बहुत अधिक प्रशंसा की है। इस विशाल और भव्य नगर के बारे में बताया है और यहाँ के लोगों की आर्थिक समृद्धि के बारे में, सांस्कृतिक प्रगति के बारे में उन्होंने खुले शब्दों में लिखा है भी इसका कोई सानी पूरी दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत शांतपूर्ण और स्थायी शासन रहा, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध रहा। इसी वजह से इन सब कारणों से जो है सांस्कृतिक प्रगति भी बहुत ज़्यादा हुई। इसमें नेक्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं साहित्य का विकास। सांस्कृतिक प्रगति में पहला बिंदु हमने लिया है साहित्य का विकास। तो साहित्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ विजयनगर साम्राज्य में। खास तौर पर 2 भाषाओं पर ज़्यादा काम हुआ है और वो 2 हैं तेलुगु और संस्कृत। संस्कृत पर भी बहुत काम हुआ। खास तौर पर तेलुगु को संरक्षण दिया विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने। इसका ये मीन्स नहीं है भी अन्य भाषाओं में काम नहीं हुआ है। इसके अलावा कन्नड़ भाषा में भी कई ग्रंथ लिखे गए। तमिल भाषा के अंदर भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई। कन्नड़ और तमिल के भी बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान जो हैं वो विजयनगर साम्राज्य के शासकों के दरबार की शोभा बढ़ाते रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पे हम बात यहाँ तेलुगु और संस्कृत की करेंगे। तो इनमें स्टार्टिंग में अगर बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के शुरुआती शासकों में बुक्का प्रथम का नाम आता है। इनका साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान है। इन्होंने प्रोत्साहन दिया है इस कला को। बुक्का प्रथम के समय की अगर बात करें तो सायण के नेतृत्व में विद्वानों के एक दल ने चारों वेदों, अरण्यक ग्रंथों, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों पर भाष्य लिखे। नाम विद्वान का सायन आया है। सायन के नेतृत्व में विद्वानों का एक मंडल पूरा गठित किया गया। बुक्का प्रथम ने उनको हर प्रकार से सहायता दी, संरक्षण दिया और फिर उन्होंने जो है जितना भी वैदिक साहित्य है उस पर भाष्य लिखे हैं। इसके अलावा अगस्त्य का नाम आता है। उनके द्वारा अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की गई।
तेलुगु में बहुत फेमस ग्रंथ एक लिखा गया, विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्ण देव राय का नाम आएगा। बुक्का प्रथम के बाद अगर हम बात करें शुरुआती शासकों में, तो बुक्का प्रथम के समय में साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, और उसके बाद के शासकों में कृष्ण देव राय फेमस शासक तुलु वंश के जो हुए हैं, पिछली वीडियो में हमने इनके बारे में डिटेल से पढ़ा है। तो इनके समय में साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम हुआ। जैसा कि मैंने बात की थी भी 8 कवि, और स्पेशली तेलुगु भाषा के, किसके, तेलुगु भाषा के कृष्ण देव राय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। स्वयं कृष्ण देव राय भी संस्कृत और तेलुगु भाषाओं के महापंडित थे। इनकी तेलुगु भाषा की जो प्रसिद्ध रचना है वो आमुक्त माल्यदम है। आमुक्त माल्यदम ये तेलुगु भाषा का ग्रंथ है, कृष्ण देव राय द्वारा जो लिखा गया। इसके अलावा संस्कृत में एक नाटक लिखा है कृष्ण देव राय ने, जामवंती कल्याणम, ये नाम आएगा जाम्बवंती कल्याणम। ये संस्कृत के अंदर लिखा गया नाटक है, ये संस्कृत का नाटक है जाम्बवंती कल्याणम। और महाकाव्य जो है आमुक्त माल्यदम, ये तेलुगु भाषा में, ये दोनों फेमस ग्रंथों की जो रचना है वो कृष्ण देव राय द्वारा की गई है। तेलुगु का ये जो महाकाव्य है हमने पढ़ा है, ये 5 जो महाकाव्य हैं तेलुगु भाषा के, उनमें से एक इनको माना जाता है। तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक महाकाव्य इनको माना जाता है, आमुक्त माल्यदम को, जिसकी रचना कृष्ण देव राय द्वारा की गई। आपने खास तौर पे इन दोनों के नाम याद रखने हैं, राइटर कृष्ण देव राय। शुरुआती शासकों में हमने बुक्का प्रथम की बात की, सायन के नेतृत्व में उन्होंने जो काम करवाया है भी। इसके अलावा जो 8 कवि बहुत फेमस कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे, उनमें सबसे प्रसिद्ध जो एक कवि का नाम हमारे पास सामने आता है वो हमने ध्यान रखना है, उनका नाम है अलसानी पद्देन। इन 8 कवियों में से सबसे फेमस हैं ये अलसानी पद्देन। इन्हें तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेलुगु कविता का पितामह। ये आपने याद रखना, छोटे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तेलुगु कविता का पितामह किसे कहा जाता है? तो अलसानी पद्देन को कहा जाता है। जो 8 तेलुगु के कवि कृष्ण देव राय के दरबार में थे, उनमें से ये प्रमुख थे। इसके अलावा तेनालीराम के बारे में आपने निश्चित रूप से सुना होगा। तेनालीराम भी एक प्रसिद्ध कवि थे जो कृष्ण देव राय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तेनालीराम की तुलना बीरबल से की जाती है। जिस प्रकार अकबर और बीरबल के किस्से फेमस हैं, बहुत ही जो वाक चतुर मानते हैं हम बीरबल को, तुरंत सब समस्याओं का समाधान कर देते थे। सेम उसी भूमिका में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्ण देव राय के दरबार में जो है तेनालीराम का नाम आता है। तेनालीराम की भी वही भूमिका हम पढ़ते हैं, बीरबल वाली भी, हर समस्या का समाधान उनके पास होता था। तो तेनालीराम और कृष्ण देव राय के जो किस्से हैं वो भी अकबर बीरबल के किस्सों की तरह फेमस हैं। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो राजनाथ का नाम आता है, कवि हुए हैं जिन्होंने जो है बहुत सारे ग्रंथ जो तेलुगु भाषा के अंदर जिनकी उन्होंने रचना की है। तो साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हुआ है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं कला। कला के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो खास तौर पे हम बात करेंगे स्थापत्य कला की। हालांकि चित्रकला के क्षेत्र में भी अच्छा काम हुआ है, मूर्ति कला के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। स्थापत्य कला के अंदर भी स्थापत्य कला के चरमोत्कर्ष जो हैं वो हमारे पास 2 मंदिर हैं जिनका निर्माण भी कृष्ण देव राय के द्वारा करवाया गया। कृष्ण देव राय ने 2 मंदिरों का निर्माण करवाया। एक तो हजारा मंदिर और एक विठल स्वामी का मंदिर।
विट्ठल स्वामी का मंदिर। इन दोनों मंदिरों का निर्माण कृष्णदेवराय द्वारा करवाया गया और दोनों के दोनों मंदिर जो हैं वो द्रविड़ शैली के अंतर्गत बने हैं। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली प्रचलित थी और विजयनगर साम्राज्य के शासकों के समय में, खास तौर पर कृष्णदेवराय के समय में, जो मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए हैं। बहुत विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया और बहुत ही अलंकृत विशाल गोपुरमों, जो गोपुरम है, जो मंदिर के प्रवेश द्वार हैं, पीछे हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, उनका निर्माण भी करवाया गया है। तो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है द्रविड़ शैली जो है मंदिर निर्माण की। इन दोनों मंदिरों के माध्यम से हम पढ़ते हैं। इसके अलावा एक नई चीज हम इसमें देखते हैं, कल्याण मंडप। ये खास तौर पे बनाए गए मंडप होते थे, इनके अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं। जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर थी, वो उसके जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वो वर्तमान में कर्नाटक के अंदर एक जगह है, उसका नाम है हम्पी। इस जगह पर हमें इस राजधानी, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर जो है उसके अवशेष हमें हम्पी नामक जगह से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से हमें ये कल्याण मंडप भी प्राप्त हुए हैं जो मंदिर के एक और बनाए जाते थे। तो इसके बारे में विद्वानों का मत है भी देवताओं के उपलक्ष्य में जो उनका जन्मोत्सव या विवाहोत्सव जो मनाए जाते थे, राजा स्वयं उपस्थित होके जो विशाल उस दिन सम्मेलन जलसा जो मनाया जाता था उसमें राजा स्वयं उपस्थित होता था। तो इन कल्याण मंडपों की खासियत क्या है, और वो विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो स्थापत्य कला में काम हुआ है उसकी भी अगर खासियत वो आपसे पूछ ले तो बहुत ही अलंकृत स्तंभों का प्रयोग हुआ है। कल्याण मंडप में भी बहुत ज़्यादा अलंकृत स्तंभों का प्रयोग हुआ है और इनकी स्थापत्य कला की भी यही खासियत हम कहेंगे भी बहुत ज़्यादा जो है अलंकृत स्तंभों का प्रयोग हुआ है। ये जो है विजयनगर के शासकों की स्थापत्य कला की खासियत थी। स्थापत्य कला के बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो संगीत प्रेमी थे विजयनगर साम्राज्य के शासक। संगीत के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। बहुत सारे गीतकार, संगीतकार जो हैं, नर्तक वगैरह विजयनगर साम्राज्य के शासकों के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। शुरुआती विद्वानों में अगर बात करें तो सायन का हमने पीछे जिक्र किया था, जिसके नेतृत्व में बुक्का प्रथम के समय विद्वानों के दल ने वैदिक ग्रंथों पर भाष्य लिखे। तो सायन का ही हमें एक ग्रंथ मिलता है संगीत में, संगीत सार। यह प्रारंभिक ग्रंथ है जो संगीत पर लिखा गया है। उसके बाद सभी शासकों के समय में बहुत महान गीतकार, संगीतकार हुए हैं। देवराय सेकंड के टाइम हमें लक्ष्मी नारायण का नाम मिलता है, जिनके द्वारा एक ग्रंथ संगीत सर्वोदय लिखा गया। संगीत सर्वोदय, और राइटर इनके कौन है? लक्ष्मी नारायण। किसके दरबार में थे? देवराय सेकंड के दरबार में थे। तो इस प्रकार संगीत के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं भी विजयनगर साम्राज्य के समय में लगभग 2 शताब्दियों तक जो अपने चरमोत्कर्ष पर रहा है विजयनगर साम्राज्य, तो चहुं और प्रगति सांस्कृतिक क्षेत्र में हुई है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, स्थापत्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, या चहुं और सांस्कृतिक प्रगति जो है वो हुई है। और विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद जो इसके उत्तराधिकारी छोटे राज्य हुए, उन्होंने भी उस परंपरा को बनाए रखा और हिंदू धर्म और संस्कृति का मध्य युग के अंदर पुनरुत्थान किया दक्षिण में, और दक्षिण में इन परंपराओं को बनाए रखा। तो ये सब हमने पढ़ा विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।